नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कल हमने होम्योपैथी के अंदर नाजा कैसे कैसे और कब कब सोचना है उस सब के ऊपर चर्चा की। हमारा कल का व्याख्यान नाजा के ऊपर था और आप सब ने वेज सैंडविच खाया। आज फिर से एक और दवाई जो रूटीन नहीं है, जो हर रोज प्रिस्क्राइब हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोफाउंड स्फीयर ऑफ एक्शन है वो यूटेराइन डिसऑर्डर्स के ऊपर है। दूसरे सभी में हमने जो जिसमें प्रिस्क्राइब किया है वो स्किन डिसीज के अंदर भी प्रिस्क्राइब किया है। इस केस ऑफ लाइकन प्लेनस उसके अंदर भी हमने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन ये मेडिसिन ऐसा है जो अभी तक रूटीन नहीं है और हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है आपके साथ साथ और हम भी सीख रहे हैं। तो आज का दवाई सबाइना। सबाइना को कब यूज करना है, कब सबाइना सोचना है, कैसे सबाइना सोचना है और सबाइना हमें कैसा रिजल्ट दे सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हैं सबाइना के इंडिकेशंस। अब हर रोज हम जिस तरह से मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो स्लाइड में रह गया है, सबाइना इज अ हॉट इज अ इंडिकेशन फॉर सबाइना। देयर इज इंटॉलरेंस ऑफ हीट, गर्मी सहन ना कर पाना, गर्मी सहन ना कर पाना, ठंड बर्दाश्त हो जाना, ठंड में अच्छा लगना, ठंड में मजा आना, ये सब अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे सबाइना सोचा जाता है। दूसरा है साइड एफिनिटी, तो राइट साइडेडनेस ऑफ कंप्लेन मिलता है तब भी सबाइना सोचा जा सकता है। तीसरा इंडिकेशन है हेमरेजिक डायथिसिस। दूसरा कौन सा मेडिसिन है जो हेमरेजिक डायथिसिस वाला है? फिर लेकेसिस और फिर बस दो ही मेडिसिन हैं। यस, हेमामेलिस। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही उस मेडिसिन का डिस्कशन किया था और उसके अंदर हमने कहा कि आप ब्लीडिंग डायथिसिस ले सकते हैं। अब आपको पता चला, अब आपको पता चला कि हम साधना की बात क्यों करते हैं, एक ही चीज को बार बार देखने और सुनने की बात क्यों करते हैं। कि जब हम एक बार किसी भी चीज को देखते हैं या एक बार किसी भी चीज को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया, हमें सब कुछ याद रह गया, लेकिन 24 घंटे के बाद तकरीबन 50 से 60% उसमें से आप भूल जाते हैं। उसके अगर दूसरे 24 घंटे गए उसके बाद तो टोटल 2 या 3 दिन के बाद आपको केवल 10 या 15% हिस्सा ही याद रहता है। इसीलिए साधना की बात है कि साधना आप हर रोज वही का वही चीज, हर रोज वही का वही कंटेंट सामने आएगा तो वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा और फिर वहां से इरेज नहीं हो पाएगा। तभी आज से कई हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बातें मालूम थी, इसीलिए उन्होंने साधना को महत्व दिया। उन्होंने हर चीज को साधना बनाया है कि आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो मेडिसिन की साधना कीजिए। पता चल रहा है, अगर आपको युद्ध करना है, आपको योद्धा बनना है तो युद्ध कौशल्य की, तलवारबाजी की, भाला चलाने की साधना कीजिए। अगर आपको वक्ता बनना है, कुछ ज्ञान की बातें करनी है तो आप सरस्वती की साधना कीजिए। हर एक पेशे को किसी ना किसी देव के साथ जोड़ा गया और उसके बाद कहा गया कि अब इनकी साधना करो। आपको मेडिसिन करना है तो क्या बोलते हैं, धन्वंतरी की साधना कीजिए या तो अश्विनी कुमारों की साधना कीजिए। ये जो हैं ये वो लोग हैं जो देवों के वैद्य हैं, लेकिन इसका मतलब धन्वंतरी 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 या अश्विनी कुमार ऐसा करना नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो दवाइयां हैं, उनको बार बार पढ़िए, उनका प्रयोग कीजिए। जिस तरह से सहज 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 बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, उसी तरह से हनीमैन हनीमैन, होम्योपैथी होम्योपैथी या लॉ ऑफ सिमिलिया बोलने से या मटीरिया मेडिका या तो सबाइना सबाइना बोलने से हमें सबाइना देना नहीं आ जाता है। जिस तरह से लॉ ऑफ सिमिलिया बोलने से हमें वो करना नहीं आ जाता है। तो उसको क्या करना है, साधना करना है। आपको अगर शहद का स्वाद चखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको कहीं भी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत मधुमक्खियां पाई जाती हैं। फिर वहां जाके क्या करेंगे, सीधा जाके ले मधुमक्खी मुझे शहद दे दे, ऐसा करना है? ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मधुमक्खी आपको काटेगी। तो उसी तरह जब आपको मेडिसिन सीखना है, हीलिंग आर्ट सीखना है, हम मेडिसिन से भी ज्यादा होम्योपैथी को हीलिंग आर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आपको हीलिंग आर्ट सीखना है तो आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे ये किया जाता है। उसके बाद वहां जाके ए बंदे चल मुझे सिखा दे, ऐसा होएगा? नहीं होगा ना। आपको भी अगर मधुमक्खी के पास शहद लेना है तो आपको उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा कि कब मधुमक्खियां नहीं होती हैं, कब मधुमक्खियां कम होती हैं, मधुमक्खियां काटें तो उसका जहर उतारने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, किस तरह से हम जाएंगे तो मधुमक्खी हमें नहीं काटेंगी, वो सब हमें सोचना पड़ता है। उसका अभ्यास करने के बाद 1-2 बार हम शहद लेने जाएंगे, फिर भी फेल हो जाएंगे, मधुमक्खी काट लेंगी। फिर क्या होगा, फिर जाके 4-5-6 बार उस तरह से गए, फिर हमें क्या होगा, हमारी पकड़ आ जाएगी कि मधुमक्खी में से किस तरह से वहां से शहद लेके आना है। फिर हमारे लिए वो इजी हो जाएगा और फिर हम उस शहद का स्वाद चख पाएंगे। फिर आप शहद निकालने वाले बहुत बड़े बन सकते हैं कि जिसको दूर देशों से भी शहद निकालने के लिए बोला जाए, शहद ले आने के लिए बोला जाए। तो इसी को साधना कहा जाता है। इसी तरह से जब आपको होम्योपैथी या तो हीलिंग आर्ट सीखना है तो पहले उस जगह जाइए, वहां जहां हीलिंग आर्ट होता है, जहां होम्योपैथी होता है, उस जगह जाने के बाद वहां पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये लोग किस तरह से करते हैं। हमें करना हो तो क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह से होएगा, कैसे किया जा सकता है। उसके बाद वो करते हैं उसको देखिए, उसके बाद अपने आप प्रयत्न कीजिए। जहां पे भी फैल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उस लोगों को पूछिए। और इस तरह से 2-3-4 बार जैसे आपको मधुमक्खी काटती है उसी तरह से यहाँ पे भी आपको फेलर मिलेंगे। और वो फेलर मधुमक्खी काटने के बाद भी अगर आप भाग गए, नहीं नहीं यहाँ तो मधुमक्खी काटती है, ये शहद हमें नहीं चाहिए, तो आपको शहद नहीं मिलता है। उसी तरह से आपको अगर डांटा गया, आपने भूल की तो आपको बोला गया, आपको फेलर मिला, आपके पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला, आपको कुछ कहा गया और आपका ईगो हर्ट हो गया और आप वहां से भाग गए कि इधर तो सब ऐसा ही करते हैं, इधर तो बोलते हैं हमें, मुझे सबके सामने डांट दिया। तो जिस तरह से आपको शहद का स्वाद नहीं मिलता है उसी तरह से आपको हीलिंग आर्ट भी सीखने को नहीं मिल सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बुक में से पढ़ के सीखा जा सके। सीखने वाले वो भी सीखते हैं पर वो लाखों में कोई एक होते हैं, सब उस तरह से नहीं कर पाते हैं। पेन फ्रॉम बैक टू प्यूबिस, म्यूजिक इनटॉलरेबल। म्यूजिक कहीं भी आ गया तो वो उसको सहन ही नहीं कर पाते हैं। अबॉर्शन एट 3rd मंथ, अगर आपको हिस्ट्री मिलता है अबॉर्शन एट 3rd मंथ का, बार बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का, 3rd मंथ पिक्यूलियर है, लेकिन 3rd मंथ नहीं, सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कहीं भी मिलता है तो भी सबाई ना सोचना है। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं, नेवर वेल सिंस अबॉर्शन और एलिमेंट अबॉर्शन आफ्टर, ऐसा मिलता है तब भी हम सबाई ना सोच सकते हैं। थ्रेटन्ड अबॉर्शन अबाउट 3rd मंथ विथ पेन इन द स्मॉल ऑफ द बैक गोइंग डाउन टू द थाइज। अब ये उस समय की बात है जब अबॉर्शन हो रहा है। पता चला हमारे पास अभी ऐसे मरीज बहुत कम आते हैं क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे मरीज आएंगे कि जिनको आगे 2-3-4-5 बार अबॉर्शन हो चुका है, हर बार तीसरे महीने अबॉर्शन होता है, या तो अबॉर्शन ही हो जाता है, इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, तो उस इनफर्टिलिटी के केस में भी अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी सबाइना सोचा जा सकता है। यूटेराइन हेमरेज ऑलवेज अटेंडेड विथ पेन इन द जॉइंट्स। अब हर बार यूटेराइन हेमरेज होता है तब पेन इन द जॉइंट होता है। डॉक्टर साहब हर बार महामारी के समय पूरे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि RA है, RA टेस्ट नेगेटिव आता है, यूरिक एसिड नेगेटिव आता है, लेकिन हर बार महामारी के दौरान स्टिफनेस ऑफ एंड पेन ऑफ जॉइंट मिलता है, तो वहां पे भी सबाइना सोचा जा सकता है। RA टेस्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, लेकिन यूटेराइन हेमरेज के साथ अगर जॉइंट पेन मिलता है, अबॉर्शन का हिस्ट्री मिलता है और हॉट पेशेंट है, तो आपका मेडिसिन सबाइना ही होना चाहिए। फिगवाट्स
विथ इंटॉलरेबल इचिंग एंड बर्निंग। अब वाट्स के अंदर तो हम सबाइना सोचते ही नहीं, हमें तो दिमाग में थूजा और नाइट्रिक एसिड ही आ जाता है। अगेन सोचिए, हनीमैन हमें क्या कहते हैं, ट्रीट पेशेंट एज अ होल। आपके पास एक मरीज आया है जिसको वाट्स हैं और जिसको वाट्स हैं, मगर उस मरीज को पहले 3 बार अबॉर्शन हो चुके हैं और कोई बच्चा नहीं है, इनफर्टिलिटी का हिस्ट्री है, उसके फैमिली हिस्ट्री में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अस्थमा या ऐसे डिसीजेस हैं। आपके पास दूसरा मरीज आया है जिसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पहली बार वाट्स हुआ है। दोनों को वाट्स ही है, लेकिन हनीमैन की आंख से अगर यहाँ पे देखेंगे तो हनीमैन कहते हैं ट्रीट पेशेंट एज अ होल, मतलब पेशेंट की पूरी जो जर्नी है, उसकी जो पूरी जिंदगानी है, उस जिंदगानी को देख के उसके अंदर का जो मायाजम है, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसके मुताबिक उसको दवाई देनी है। और दूसरा जो मरीज है उसका उसी के मुताबिक, उसकी पूरी जिंदगानी के मुताबिक दवाई देनी है। अब एक मरीज है जिसको आके सिर्फ वाट्स है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, बैक ऑन फिंगर वाट्स है और मेंसेस हर बार लेट आता है, लेडी है और आफ्टर मेनोपॉज दिक्कत शुरू हुई है, तो आपका मेडिसिन कौन सा आएगा? सेपिया। ठीक है। अब ये मरीज है जिसको फैमिली हिस्ट्री में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको खुद को भी बहुत सारे अबॉर्शन हैं, हॉट पेशेंट हैं, इचिंग वाला और बर्निंग वाला वाट है, तो इसका मेडिसिन कौन सा आएगा? दोनों को उसी लोकेशन के ऊपर वाट है, दोनों को फिग वाट ही है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग है, उसका फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री अलग अलग है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। और ट्रीट पेशेंट एज अ होल का मतलब ये होता है। ये 2 मरीज हैं, एक को दोनों की उम्र 50 साल है, दोनों को कार्सिनोमा है, एक को सीधा 50 सालों तक कुछ नहीं हुआ है, सीधा कार्सिनोमा हुआ है, तो उसका प्रोग्नोसिस में डिफर आएगा। और दूसरा मरीज है जिसको पहले टॉन्सिलेक्टोमी किया गया है, जिसको पहले टॉन्सिलेक्टोमी किया गया है, जिसको बचपन में बार बार सर्दी जुकाम का दिक्कत रहता था, फिर उसको 4-5 बार हिपेटाइटिस हो गया है, फिर उसको डायबिटीज हुआ, फिर ब्लड प्रेशर हुआ, उसके मम्मी पापा भी कैंसर की वजह से ही डेथ हुए हैं। दोनों को कैंसर ही है, उसी जगह पे कैंसर है, दोनों की एज भी सेम है, लेकिन दोनों का प्रोग्नोसिस अलग अलग होगा। हम किसी डिसीज को देख के नहीं बोलते हैं कि ये क्योरेबल है और अनक्योरेबल है, हम ट्रीट करते हैं पेशेंट एज अ होल। उसके अंदर जो मायाजम बैठा हुआ है वो किस लेवल के ऊपर है, उसके मुताबिक उसका इफेक्ट मालूमात होगा। ये सीखना है प्रैक्टिस के दरमियान। मनोज भाई सेपिया देते हैं, मनोज भाई सबाइना देते हैं, वो सब कुछ देते ही हैं, वो नहीं सीखना है। वो क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, वो सोचना है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड विथ बिटवीन पीरियड्स आफ्टर सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अगर बिटवीन पीरियड्स मेंसेस या ब्लड फ्रॉम वजाइना आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अट्ठाईस दिन या 30 दिन 22 दिन के बाद आना चाहिए, लेकिन उसके बीच में 14 दिन 15 दिन के बाद अगर मेंसेस अपीयर हो जाता है, पता चला है हमारा प्रैक्टिस क्यों नहीं चलता है? ये हम आपको जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसका मतलब यही है कि हमें क्लिनिकल नहीं आता है। पता चला? इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल, व्हाई इज इट हैपनिंग, हमें कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए हमारे पास पेशेंट आता है, ब्लीडिंग है, फास्फोरस दे दो। पता चला? हम इस तरह से होम्योपैथी करना चाहते हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा क्लिनिकल अच्छा नहीं है। हमें एलाइड सब्जेक्ट भी नहीं आ रहे हैं, होम्योपैथी तो नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो आफ्टर सेक्सुअल एक्साइटमेंट कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पे भी सबाइना
सोचा जा सकता है। और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद स्पेशली ब्लड डिस्चार्ज होता है तो सबाइना ही सोचा जा सकता है। क्लियर? हॉट ब्लडेड वुमन ऑफ गाउटी रूमेटिक डायथिसिस एंड हेमरेजिक टेंडेंसी। अब आपने जो फॉलो अप लिया उसके अंदर क्या था? हॉट ब्लडेड वुमन ऑफ गाउटी रूमेटिक डायथिसिस एंड हेमरेजिक टेंडेंसी। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायथिसिस एंड टेंडेंसी? થાય છે, ખ્યાલ આવે છે? टेंडेंसी का मतलब उसको ब्लीडिंग होता है, बार बार होता है। अब 5 बार अबॉर्शन हो जाना, 7 बार अबॉर्शन हो जाना, 3 बार अबॉर्शन हो जाना, हर बार तीसरे महीने अबॉर्शन हो जाना, तो अबॉर्शन में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा ना। तो वह बार बार ब्लीडिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? टेंडेंसी। और गाउटी रूमेटिक डायथिसिस, इसका मतलब वो रूमेटिक डिसीज पैदा करने के लिए प्रोन है, उनके अंदर रूमेटिक और गाउटी डिसीज हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या कंप्लेन किया? स्टीफनेस। और थर्मल कैसा था उनका? सो हॉट ब्लडेड वुमन ऑफ गाउटी रूमेटिक डायथिसिस एंड हेमरेजिक टेंडेंसी। अब पता चला क्यों सबाइना प्रिस्क्राइब किया गया। वो छोड़ो, एक ही लाइन के अंदर उनके अंदर जो इंडिकेशन थे वो आ गए, जितने भी इंडिकेशन थे वो आ गए सब। अब बार बार अबॉर्शन हो जाता है उसको भी हेमरेजिक टेंडेंसी बोलते हैं, बार बार मेंसिस आ जाता है उसको भी हेमरेजिक टेंडेंसी बोलते हैं, मेंसिस आ जाने के बाद जल्दी से रुकता नहीं है उसको भी हेमरेजिक टेंडेंसी बोलते हैं, मेंसिस की जगह किसी और जगह से ब्लीडिंग होता है उसको भी हेमरेजिक टेंडेंसी ही कहा जाता है। पता चला? एक्यूटली इन्फ्लाम्ड आर्थराइटिक नोड्स, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, इन सब के अंदर यूरिन ब्लडी विथ मच बर्निंग। अब राइट साइडेड मेडिसिन है, अबॉर्शन का हिस्ट्री है, स्टोन है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो फॉस्फोरस के साथ साथ वहां पे सबाइना भी सोचा जा सकता है रिनल स्टोन के केसेस के अंदर। लेकिन हम नहीं सोचते हैं, अगर राइट साइडेड स्टोन मिला लाइकोपोडियम, ऐसा नहीं होता है। हम ही आपको बोलते थे पहले कि राइट साइडेड स्टोन मिले तो लाइकोपोडियम दीजिए, और अब हम ही आपको बोलते हैं कि राइट साइडेड स्टोन मिले तो हर बार लाइकोपोडियम मत दीजिए। क्यों? क्योंकि तब आप 0 के लेवल पे ऊपर थे, तब आपको होम्योपैथी में एंटर होना था। अब आपने होम्योपैथी का इफेक्ट देखा है, अब हम आपको कहते हैं कि वहां पे लाइकोपोडियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी सोचिए, पल्सेटिला भी सोचिए, सल्फर भी सोचिए और सबाइना भी सोचिए। दूसरे इंडिकेशन लीजिए, पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए, टोटालिटी बनाइए और उस टोटालिटी के मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। और राइट साइडेड स्टोन है, बर्निंग है, ब्लीडिंग है और हॉट पेशेंट है, लेकिन साथ में अगर स्किन इरप्शन सप्रेस का हिस्ट्री मिलता है तो वहां पे उस स्टोन के केस में सल्फर जाएगा, मालूम चल रहा है। लेकिन साथ में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस और ब्लाइंड पाइल्स मिलते हैं तो वहां पे लाइकोपोडियम जाएगा। साथ में एमेनोरिया मिलता है या तो इरेग्युलर मेंसिस मिलता है और थर्स्टलेसनेस मिलता है तो पल्सेटिला जाएगा। लेकिन साथ में रिकरेंट अबॉर्शन मिलते हैं तो सबाइना जाएगा। पता चल रहा है हाउ टू डिफरेंशिएट मेडिसिन। हमारा गुरुकुल का कंसेप्ट यही है, और जितने लोग अभी तक गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं वही लोग ये कुछ सीख पाएंगे। बाकी जो लोग आए शुरू में 2, 4, 5 लेक्चर अटेंड किए, 2, 4, 5 व्याख्यान पढ़े, देखे, कुछ नहीं गया, ये तो ये ही करते हैं करके चले गए, तो वो चले गए। हमने आपको पहले भी बोला कि अगर शहद का स्वाद चखना है तो मधुमक्खी का डंक भी सहन करना पड़ता है और उसके बावजूद वहां पे जाना पड़ता है। तो हीलिंग आर्ट सीखना है तो किसी के पास जाना पड़ेगा, वहां से सीखना पड़ेगा। वो आपको डांटेंगे भी, आपको बोलेंगे भी, आपका ईगो हर्ट भी होगा, आपको अपमानित भी महसूस होना पड़ेगा। लेकिन जो भी सिखाने वाला बंदा होगा, हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें भाई ऐसे ही सिखाया है उन्होंने हमें, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं तो सबके सामने डांट दिया करते हैं। मेरे गुरुजी मुझे 100% एडमिट होते थे और मुझे आके कहते डफोड़ छे तू, लेकिन उनको लगा होगा तभी उन्होंने बोला ना मेरी कुछ मिस्टेक होगी, फिर भी मैं आज भी उनके पास जाता हूँ और वहां से कुछ ना कुछ सीखता हूँ।
सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम रिसेप्टिव हैं कि नहीं है। हमारा फोकस सीखने के ऊपर है कि हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, वो देखना होता है। आजकल सबको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, एक टच के ऊपर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। फिलोसॉफी नहीं मिल सकती, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको किसी के पास जाना ही पड़ेगा। और ज्ञान समर्पण के बिना नहीं आता है, समर्पण दिखाना पड़ेगा, और तब जाके सामने वाले बंदे को लगेगा कि आप ज्ञान के अधिकारी हैं, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन लॉट ऑफ मिल सकती है, मगर हाउ टू यूज। आप इस युग में हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में हैं, आप एक क्लिक के ऊपर ऑर्डर करके कितने सारे साधन सामग्री सब कुछ मंगवा सकते हैं। आप 5 किलो चावल, 50 किलो चावल, 50 टन चावल मंगवा सकते हैं पैसे के बल के ऊपर, लेकिन उसमें से खिचड़ी कैसे बनाना है, वो उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी के पास समर्पण दिखाना पड़ेगा कि हमें खिचड़ी बनाना सिखाओ। कुछ नहीं तो आखिर में YouTube के पास समर्पण दिखाएंगे, वहां भी किसी के पास ही सीखेंगे ना। आप किसी भी रुपए से खिचड़ी बनाना अपने आप नहीं सीख सकते। ये लो 50,000 मुझे खिचड़ी बनना आ जाए छू, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह होम्योपैथी भी नहीं आ सकती है। और आप गलतियां भी करेंगे, कभी नमक कम होएगा, कभी नमक ज्यादा होएगा, कभी पानी कम होएगा, कभी पानी ज्यादा होएगा, कभी जल जाएगा, कभी कच्चा रह जाएगा, सब कुछ होएगा। उतनी मेहनत करने के बाद, 2 3 4 बिगड़ने के बाद आपको खिचड़ी बनाना आएगा। वो तो सिर्फ एक खिचड़ी की बात है, हम पूरन पोड़ी का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उसी तरह अगर आपको होम्योपैथी सीखना है तो इसमें भी साधना करनी पड़ती है। इसीलिए आपकी मम्मी घर पे आपको बार बार बोलती हैं कि सासरे जैस तो कैसे मम्मी कसू सिखवाड़ी नहीं, और आपको सिखाते हैं। तो सिखाने का मतलब क्या होता है, आपको किचन में ले जाते हैं, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, भिंडे को ऐसे नहीं काटा जाता है, ऐसे रख के काटा जाता है ताकि कीड़ा हो तो आपको दिखे। ये आपको कोई इंटरनेट या कोई किसी भी माध्यम से सीखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मम्मी के पास के ही सीखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उसी तरह होम्योपैथी भी वैसा ही है। और आप क्या करते हैं, घर के लोग होते हैं, 10 12 15 12 साल की लड़की होंगी तब से वो मम्मी के साथ काम करने लगेंगी। वो 20 22 25 साल की होंगी तब तक वो हर रोज मम्मी के साथ काम करती है। तो वो क्या करती है, साधना करती है। बार बार एक ही चीज करना, एक बार भिंडी की सब्जी बनाया, दोबारा 25 बार, 75 बार, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको चम्मच भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो लड़की ऐसे ही उठाएंगी, ऐसे ही डाल देंगी, फिर भी स्वाद वैसा का वैसा ही आएगा। ये साधना का प्रभाव है। आपको शुरुआत में बहुत लंबे लंबे केस लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, इंडिकेशन क्या लेना क्या नहीं लेना। शुरुआत में आप भी मम्मी को पूछते हैं ना, अभी अभी होता है, कई सारी लड़कियों की शादी होती है, काम नहीं किया होता है, तो फोन करके मम्मी को पूछते, स्पेशली राशि, वो कोकिला वाली सीरियल में आती है ना, मम्मी अब ऐसा हो गया है क्या करूं, पता चला। तो उसी तरह शुरुआत के केसेस के अंदर अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी मिल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फोन करके पूछिए जिनके साथ आप जुड़े हैं कि ऐसा हो गया है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैंने ये इंडिकेशन लिए थे, इसमें मेरी क्या भूल है, मुझे सिखाइए। तभी जाके सीख पाएंगे ना। तब जाके 2 4 5 10 15 साल के बाद आप कहीं कैसे भी नमक उठाया, मिर्ची उठाया, डाल दिया, अच्छा ही बनता है। उसी तरह से पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर आया, कुछ भी बोला और आपने बोल दिया सल्फर, उसको अच्छा होएगा। क्यों? साधना है। ये बार 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 की हुई चीज है। और यही एक मात्र तरीका है कि जहां से सीखा जा सकता है। इसके अलावा किसी और चीज से सीखा नहीं जा सकता। आप बुक को सिरहाने रख के सोइए, उससे आपको नहीं आ जाएगा। आप 500 वीडियो देखिए, उससे नहीं आ जाएगा। आप करोड़ोंपति हों तो 5 करोड़ वाला कोर्स करके आ जाइए, उससे आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। समर्पण आपका यहाँ से आना चाहिए, तभी सीख। पता चल रहा है? और फिर क्या होता है, अभी 12-15 साल की लड़की है और वो दूध गर्म कर रही है और दूध फट गया, तो वो आके क्या बोलेंगी?
मम्मी दूध तो खराब हो गया है, और वो फेंक देगी। लेकिन वही लड़की अभी 32-35 साल की हो गई है और उसका दूध फट जाएगा तो वो तुरंत पनीर बना देंगी। पता चल रहा है कहां से सीखा ये? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड साधना। तो उसी तरह से कई सारे ऐसे केसेस होंगे जिन केसेस के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, आता नहीं है, पता नहीं चल रहा है, वो अभी नहीं हो रहा है, मगर बने रहिए। वो लड़की को एक बार दूध फट गया तो नहीं, अब मैं दूध गर्म ही नहीं करूंगी, दूध फट जाता है, ऐसा बोल देती है क्या? उसी शाम को फिर जाके वो दूध गर्म करेगी। एक केस में रिजल्ट नहीं मिला, एक जगह से सीखने को नहीं मिला, एक बार डांटा गया तो भाग जाने का, यहां तो डांटा जाता है नहीं ना, तो ही सीख पाएंगे। तो ये सीखने का प्रोसेस है। 2-3-4 दिन नया नया होता है तो सबको अच्छा लगता है, उसके बाद रूटीन होता है तो बोर हो जाते हैं तो नहीं सीख पाते हैं। आपको एक आदमी तक लिंक पहुंचाया जाता है, लेकिन तकरीबन 15 लोग ही हैं जो पूरा वीडियो देखते होंगे। क्यों नहीं सीखा जा सकता? हमने आज सबाइना क्यों लिया? आपने आज वो केस देखा है कि जिसके अंदर सबाइना प्रिस्क्राइब किया गया था। अब आपके पास ऐसा दूसरा केस आएगा तो आप सबाइना प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। ये गुरुकुल है, इस तरह से सिखाया जाता है, ये प्रैक्टिकल है। इचिंग इन द निपल्स के मतलब सल्फर के साथ साथ जाएगा। रिकरेंट अबॉर्शन, इचिंग, बर्निंग किसी भी कंप्लेन के अंदर मिलता है तो हर बार सल्फर नहीं सोचना है, कुछ बार सबाइना भी सोचा जा सकता है। प्रीमेच्योर लेबर, डिस्मेनोरिया with amelioration by lying on flat on back with limbs extended। डिस्मेनोरिया इतना दर्द होता है कि बात मत पूछिए, लेकिन फिर मैं है ना नीचे सो जाती हूं तो अच्छा लगता है। ऐसा मिले जमीन पर। यस, इनसटाइटेबल डिजायर फॉर पॉइजन। अब ये इंडिकेशन है, ये आपको अर्ली प्रैक्टिस के दौरान नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका पैशन के साथ एक रेपो क्रिएट होना चाहिए। मगर कई दफा अगर ये इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी सबाइना सोचा जा सकता है, हायोसाइमस, लेकेसिस, इन सब मेडिसिन के साथ साथ। फिगवाट्स, फॉल, इचिंग एंड बर्निंग, स्वेलिंग ऑफ डोर्सन ऑफ पेनिस, डीप रेडनेस ऑफ ग्लैंड्स, फाइमोसिस। अभी अभी शुगर के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे फाइमोसिस के केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। अब फाइमोसिस है, फाइमोसिस का मतलब क्या होता है? फॉर स्किन का टाइट हो जाना, जिसके कारण वहां पे क्रैक्स हो जाना और रिट्रैक्शन ना हो पाना। तो ये इंडिकेशन, ये कंडीशन मेल्स के अंदर मिलता है। तो वहां पे दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिल रहे हैं कि रेडनेस ऑफ ग्लैंड्स है, बर्निंग है, इचिंग है, हॉट पेशेंट है और डिजायर फॉर पॉइजन है। जनरली डायबिटीज के अंदर डिजायर कम हो जाता है, लेकिन अगर डिजायर बढ़ गया है और वहां पे फाइमोसिस मिल रहा है तो वहां पे भी आप सबाइना सोच सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फीमेल रेमेडी, कोई रेमेडी मेल और फीमेल नहीं होती है। आप उसको कहाँ पे यूज करते हैं उस तरह से वो मेल के अंदर भी यूज होता है, फीमेल के अंदर भी होता है। लेकिन ऐसी रेमेडीज हैं जिसके अंदर यूटेराइन इंडिकेशंस ज्यादा हैं तो फीमेल के अंदर ज्यादा प्रिस्क्राइब होंगी, क्योंकि मेल के अंदर यूटेरस होता नहीं है। प्लेसेंटा रिटेन ड्यू टू अटोनी ऑफ यूटेरस, डिस्चार्ज ऑफ क्लॉट विथ ईच पेन। अब आप जब ऑब्स्टेट्रिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं तब एंटीनेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर आएगा। तो ये पोस्टनेटल केयर के अंदर की डिलीवरी हो गया लेकिन यूटेरस उसके बाद अटोन हो गया। अटोन मतलब जो क्रैम्प्स यूटेरस के अंदर आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं और इसके कारण प्लेसेंटा अंदर ही अंदर रह गया है और क्लॉट का डिस्चार्ज हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो ब्लीडिंग ज्यादा होता है और ब्लीडिंग होता है तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मदर को। तो उस टाइम के अंदर भी सबाइना सोचा जाना चाहिए। सबाइना वहां पे एज एक्यूट ड्रग काम करेगा। हमने जिसमें आज प्रिस्क्राइब किया
उसमें सबाइना एज अ क्रोनिक ड्रग काम करता है। तो कोई ड्रग एक्यूट नहीं होता है, कोई ड्रग क्रोनिक नहीं होता है, आप उसको किस तरह से यूज करते हैं उसके मुताबिक काम करता है। क्लियर? माइंड वेरी इरिटेबल, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इरिटेबल है, बात बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं कुछ पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन दर्द तो थोड़ा ही था, पता चल रहा है। तो इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोला जाता है। कि एपोरिज्म टाइप ऑफ पेशेंट के अंदर हनीमैन साहब ने डिस्क्राइब किया है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़िएगा। म्यूजिक इज इंटॉलरेबल, नर्वसनेस गोज थ्रू बोन एंड मैरोज। तो म्यूजिक से नर्वस हो जाते हैं, तो म्यूजिक नहीं सुनते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। ग्रेट एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इसीलिए तो होता है ना, उसको एंजाइटी ज्यादा है, एप्रीहेंशन ज्यादा है, क्या होगा, कैसे होगा, अब मेरे को ये तो नहीं होगा, मेरे को वो तो नहीं होगा, तो इसके मैं क्या करूं, डॉक्टर को बहुत इतना बोलूं कि जिससे वो मुझे अच्छा वाला दवाई दे। मोरोस विथ डिसलाइक ऑफ कन्वर्जेशन, क्या मतलब होता है मोरोस का, हमने आगे भी आपको पूछा था, समझाया था। बात करना पसंद नहीं है, उदासी के साथ, एकदम उदास होके बैठे हैं, नहीं बात करना है। और वीक मेमोरी, भूल जाते हैं, अब मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। कॉमनली मम्मीज की तकलीफ रहती है। इन द एराज ऑफ 50 आफ्टर 50 क्या होता है, 51 52 के एराज के अंदर मम्मियाँ थक जाती हैं, मदर्स कॉमनली। मेनोपोज होता है, सो आफ्टर मेनोपोज भी उनको कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, अब हॉट हैं और हेमरेजिक टेंडेंसी है, तो वहाँ पे भी सबाइना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, सबाइना सोचा जा सकता है। मोडालिटी, एग्रावेशन एट नाइट फ्रॉम लीस्ट मोशन। सो आपके पास आर्थराइटिस का पेशेंट आया, एग्रावेशन एट लीस्ट मोशन, बेटर बाय रेस्ट, हॉट पेशेंट, तो कौन सा मेडिसिन आएगा, ब्रायोनिया। और उसके साथ साथ सबाइना भी सोचना है। पता चल रहा है, हम सिर्फ एक एक ड्रग पकड़ के बैठ चुके हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कि जॉइंट पेन आए तो ब्रायोनिया और रस्टॉक्स दे दो, वाट्स आए तो थूजा और नाइट्रिक एसिड दे दो, बच्चा आए तो कैमोमिला और सीना दे दो, ब्लीडिंग आए तो फॉस्फोरस और लैकेसिस हेमामेलिस मदर टिंचर दे दो, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स लेके आए तो नक्स वोमिका दे दो, क्रैक्स और फिशर्स लेके आए तो ग्रेफाइटिस दे दो, स्किन का कंप्लेंट लेके आए तो पेट्रोलियम और सल्फर दे दो। इस तरह से हमने फिक्सिटी दिमाग के अंदर पाल रखी है, जो इट कैन बी यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। रिजल्ट शायद मिलते होंगे, हमें मालूमात नहीं है, लेकिन ये होम्योपैथिक सिद्धांतों के प्रयोग नहीं है। हमें क्या करना है, सिद्धांतों के प्रयोग करना है, और हर रोज हम आपको वही चीज बार बार बतला रहे हैं। सबाइना के बहुत प्रिस्क्रिप्शन नहीं किए हैं, तकरीबन 3 साल के अंदर 5 या 7 प्रिस्क्रिप्शन सबाइना के किए हुए हैं। सब के अंदर इसी में से कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिले थे। वार्म इन द बेड, म्यूजिक, वर्स टेकिंग अ डीप ब्रेथ। अब डीप ब्रेथ लेंगे ना तो दिक्कत बढ़ जाएगी। आपके पास एक मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर साहब लंबा सांस लेता हूं ना तो खांसी आ जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहा है, रात को दिक्कत बढ़ जाती है, और इतना भी हलन चलन हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, कौन सा मेडिसिन आएगा? कहिए। आपने HRCT देखा, कुछ भी स्कोर है या इन्फ्लेमेशन है और स्पुटम में ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, हॉट पेशेंट, एग्रावेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन एंड वर्स फ्रॉम टेकिंग अ डीप ब्रेथ। कंडीशन का नाम कुछ भी हो, डिसीज का नाम कुछ भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी सबाइना सोचा जा सकता है। एमिलोरेशन फ्रॉम प्रेशर, वॉकिंग लाइंग फ्लैट ऑन बैक विथ लिम्स एक्सटेंडेड, ओपन एयर एंड एक्सलेशन। ओपन एयर एमिलोरेशन, पल्सेटिला के अंदर भी ओपन एयर एमिलोरेशन मिलेगा हमें, वो भी राइट साइडेड है, वो भी हेमरेजिक है, उसका भी एक्शन यूटेरस के ऊपर है। सो दूसरे इंडिकेशन लेके पल्सेटिला के साथ उसको डिफरेंशिएट करना है।
सरकार साहब ने कल ही सिखाया कि एक होम्योपैथ की पूरी जिंदगी एक ही चीज में निकलती है, डिफरेंशिएशन ऑफ मेडिसिन। हर बार इस मेडिसिन को इससे कैसे डिफरेंशिएट करें वही सोचना है। डिफरेंशिएशन कैन बी ऑन द पैथोलॉजिकल प्लान, कैन बी ऑन द फिजिकल प्लान, कैन बी ऑन द पर्टिकुलर प्लान, कैन बी ऑन द जनरल प्लान, कैन बी ऑन द मेंटल प्लान, कैन बी ऑन द इमोशनल प्लान, कैन बी ऑन द डेल्यूजन प्लान, एंड कैन बी ऑन द सेंसेशन प्लान, कैन बी ऑन द एनी प्लान। डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशन, सबका वैल्यू सेम है। हमारा गोल क्या है, हमारा मोटो क्या है? एपोरिज्म 1, द फिजिशियंस high and only mission is restore to seek to health to cure as it is term। उसके लिए हमें क्या करना है? तो हनीमैन साहब ने लॉज दिए हैं, इंडिविजुअलाइजेशन। उस इंडिविजुअलाइजेशन को करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। आप किसी भी तरह से डिफरेंशिएशन करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनीमैन साहब के होम्योपैथी के सारे लॉज के मुताबिक प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। एपेटाइट, टेस्ट बिटर टू फूड स्पेशली मिल्क एंड कॉफी, क्रेव्स, लेमन्स, एसिड्स, एपेटाइट पुअर। अब हमने आपको बताया कि स्पूटम, बलगम के अंदर खून आ जाना, लीस्ट मोशन से एग्रावेशन हो जाना, डीप ब्रीदिंग से एग्रावेशन हो जाना, बहुत ज्यादा नींबू शरबत पीने का इच्छा होना और मुंह में सब कुछ कड़वा कड़वा लगना। आपने कभी सोचा था कि इस कंडीशन के अंदर भी हम सबाइना का यूज कर सकते हैं? यही होम्योपैथी है। हमने तो इतना ही सोचा सबाइना इज फीमेल रेमेडी, सबाइना इज मोर यूटेरस टेंडेंसी, यूटेरस हेमरेजिस। नो, होम्योपैथी का मतलब है सिद्धांत। कहीं पे भी इसमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो सबाइना का प्रयोग किया जा सकता है। यह है सरल होम्योपैथी। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।